हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन, और प्रोनाउन में हम टाइप्स को कंप्लीट कर रहे थे। नेक्स्ट टाइप जो हमने स्टार्ट किया था एम्फेटिक प्रोनाउन के बाद, वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आज का लेक्चर देखने से पहले अपने पिछले लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना, तभी आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने स्टार्ट कर दिया था, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा था। उससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अब हम देखने जा रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर मैं बात करूँ इसके बाद, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, ये आपके सेंटेंस के प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। कौन? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं, तो ये आपके सेंटेंस के प्रीपोजिशन का क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि आई विल पे फॉर माई सेल्फ, आई विल पे फॉर माई सेल्फ, या फिर मैं बोलूं आई विल पे फॉर हिम, आई विल पे फॉर माई सेल्फ, या फिर आई विल पे फॉर हिम। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ दोनों में से क्या आना चाहिए? तो मैं कह रही हूँ कि मैं खुद के लिए पे करूंगी, और एक मैं बोल रही हूँ कि मैं उसके लिए पे करूंगी, तो बात तो दोनों ही सही है। तो अगर हमें ऑलरेडी ऑब्जेक्ट गिवन है, तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ हमें बीच में एक प्रीपोजिशन दिख रहा है, और प्रीपोजिशन का पूरा कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको समझा चुकी हूँ। नाउन हमने किया था, वहाँ पे भी बीच में जहाँ पे भी आ रहा था वहाँ हम करते हुए चल रहे थे, और प्रोनाउन में भी जहाँ पे भी प्रीपोजिशन यूज हुआ है मैंने बताया है। तो अब अगर आप एक सीक्वेंस से सारे लेक्चर्स को देखते हुए चलेंगे, तो चीज़ें आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आएंगी। तो अगर मैं बोलूँ आई विल पे फॉर, अब फॉर हमें प्रीपोजिशन दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो जो हमारा सब्जेक्ट था उसी का मैंने रिफ्लेक्शन यूज कर लिया, उसी का मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लिया। कैसे? एज एन ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, ये किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आपके प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे माई सेल्फ भी सही है, और अगर कोई और ऑब्जेक्ट गिवन होता तो भी सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही होता। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक और सेंटेंस अगर मैं लिखूँ, आई समटाइम्स, लिखिए एक और एग्जाम्पल लिखिए। आई समटाइम्स टॉक टू माई सेल्फ। मैं कभी कभी जो है वो खुद से बात कर लेता हूँ। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें एक प्रीपोजिशन दिख रहा है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि आपकी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बिल्कुल बन सकता है। आई की जगह कोई और सब्जेक्ट रख के देख लो, ही शी, कुछ और सब्जेक्ट रख के देख लो। ही रखोगे तो हिमसेल्फ कर लेना, शी रखोगे तो हरसेल्फ कर लेना। सिर्फ यही डिफरेंस है, ठीक है ना, और कोई डिफरेंस नहीं है। एक सेंटेंस और लिखिए, मुझे बताना वहां पे कि वहां पे क्या आना चाहिए। लिखिए सेंटेंस, आई विल गेट माई कार माई सेल्फ रिपेयर्ड। I will get my car या फिर myself repaired। I will get my car या फिर myself repaired। अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। I will get what, ठीक है ना, कि मेरे पास क्या है? रिपेयर हुई चीज क्या है वो? तो अब खुद को तो रिपेयर करेंगे नहीं, कोई सेंस नहीं आती हमारे पास। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बनेगा? माय कार का बनेगा। लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमें कोई प्रीपोजिशन नहीं दिख रही, दैट मीन्स कि ये डायरेक्टली किसका ऑब्जेक्ट है? आपका वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल सही बात है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन वहां हमें ये ध्यान रखना है कि वहां हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कर भी सकते हैं या नहीं। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली हमें वहां कुछ और ही ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वहां पे नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मैं एक बार देख लेती हूँ आपकी वीडियो सही चल रही है या नहीं। चलिए, ओके, चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने देखा कि हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, अगर हम वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स।
ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी थी? जिनके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब्स आपकी वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। दैट मीन्स कि बिना ही ऑब्जेक्ट के जो है वो सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। तो वहां पे ऑब्जेक्ट तो नहीं आ सकता स्टूडेंट्स, लेकिन हो सकता है कि आप इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप एडवर्ब यूज कर लें। अगर सेंटेंस में एडवर्ब यूज होना है तो बिल्कुल हम एडवर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि बिना ही ऑब्जेक्ट के हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि ही वेंट वो गया, ही वेंट वो गया, सेंटेंस कंप्लीट है। क्या किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है? क्या किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, मैं कह रही हूँ कि वह गया। अब मैं ये पूछ सकती हूँ वह कहाँ गया, ना तो ये पूछेंगे ही वेंट होम किसको गया, ना हम ये पूछ सकते ही वेंट व्हाट वह क्या गया, मीनिंग ही नहीं आता हमारे पास। दैट मीन्स कि यहाँ मुझे किसका क्वेश्चन करना पड़ेगा? वेयर का क्वेश्चन करना पड़ेगा। और वेयर का क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलता है? एडवर्ब मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल दूं ही वेंट देयर, वो वहां गया, तो वेंट हमें दिख रही है, कैसी वर्ब है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपने बाद, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? एक एडवर्ब को लिख सकती हूँ। तो एडवर्ब हम बेशक लिख सकते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद, लेकिन कभी भी एक ऑब्जेक्ट को नहीं लिख सकते। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकती, अगर मैं इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकती, तो क्या यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा? क्या इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं? नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं है, तो हम इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि ही टर्न्ड हिमसेल्फ, हम कह रहे हैं वो मुड़ा, ही टर्न्ड वो मुड़ा, सेंटेंस कंप्लीट है। अब ये थोड़ा ना कहेंगे उसने खुद को मोड़ लिया, कोई सेंस ही नहीं आती हमारे पास, ठीक है ना। तो वो मुड़ा, सेंटेंस कंप्लीट है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, और ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं तो वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इस चीज को नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं। तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद कभी भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल बोलूं, अगर मैं बोलूं दे हाइड देमसेल्व्स, अगर मैं सेंटेंस को सिर्फ यहां तक पढ़ूं, दे हाइड, वे छुप जाते हैं, ठीक है, वे छुप जाते हैं। या फिर मैं बोल दूं हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड, कि वो छुप गए, तो वो छुप गए। क्या हमें सेंटेंस को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं। वे कहाँ छुपे, हमें वेयर का क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एडवर्ब लिख सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट हम कभी भी इसको यूज नहीं कर सकते हैं। किन के बाद? इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद। तो कभी ये थोड़ी बोलेंगे कि वो खुद को छुपा लेते हैं, कोई सेंस नहीं आती, खुद को क्या छुपाएंगे। तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी यूज इसके बाद हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर हम लगाना चाहते हैं तो हम एडवर्ब को जरूर यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। चलिए, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमें दो बातें समझ में आ गई हैं यहाँ से, कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है और अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है और मीनिंग हमें पूरा मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि वहाँ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती तो वहाँ पे हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करूं तो दैट मीन्स कि वर्ब्स हैं हमारे पास, कुछ वर्ब्स हैं। आपको किसी भी वर्ब का रट्टा नहीं मारना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है या ये इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। सिंपली ये देखो कि इसके बाद हमें और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या मैं बोलूँ इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाने पे मीनिंग मिलेगा या बिना ऑब्जेक्ट के ही मीनिंग मिल जाएगा। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि आपको बुक्स में देखते हो कि एब्सेंट के बाद, प्रेजेंट के बाद, इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, इन वर्ब्स के बाद, इन वर्ब्स के बाद आपको नहीं लगाना है। सिंपली ये देखो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने से हमें सेंटेंस का मीनिंग मिल रहा है, या बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाए ही, बिना ऑब्जेक्ट के लगाए ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। बस वो चीज़ आपको देखनी है। तो दैट मीन्स कि कुछ वर्ब्स हैं हमारी जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, लेकिन ये शुड बी कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल। ये मीनिंगफुल स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर हम वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं तो वो मीनिंगफुल स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है वो कुछ भी मीनिंग आ रहा है और हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लिया। क्लियर है?
चलिए स्टूडेंट्स, तो ये कुछ वर्ब्स हैं हमारी जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करके देखेंगे। अगर हमारा मीनिंग जो है वो कंप्लीट आ रहा है तो हम इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर मैं बात करूं एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब हम क्या लगाते हैं कि जब हम कहीं पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, कहीं पे हम अनुपस्थित होते हैं, तो वहाँ हम एब्सेंट लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट, जैसे ही आप सेंटेंस को पढ़ते हो तो आपको ये देखना है कि एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। तो एब्सेंट का मीनिंग अगर निकल के आता है हमारे पास बचा कर रखना, साथ साथ लिखते रहना। एब्सेंट का मतलब अगर हमारे पास निकल कर आ रहा है बचा कर रखना, तो दैट मीन्स कि हम इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अवेल का मतलब होता है लायक बनना। एक बार लिखते जाइए, फिर एग्जाम्पल कराऊंगी इन वर्ब से रिलेटेड कि कैसे आपको सेंटेंस सोल्व करना है। अवेल का मतलब होता है लायक बनना, किसी चीज के लायक बनना। ऐसे ही अप्लाई का मतलब ये नहीं है कि हम किसी फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मीनिंग हो जाता है अप्लाई का, दैट मीन्स जुट जाना, किसी काम को लेकर जुट जाना। हर्ट, एंजॉय का मतलब हम सबको पता है, हर्ट का मतलब है नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। इंट्रोड्यूस का मतलब हम सबको पता है, रिप्रेजेंट का मतलब हम सबको पता है, प्रेजेंट का मतलब हम सबको पता है, बिहेव का मतलब पता है, एडजस्ट का मतलब हमें पता है। रिजाइन का मतलब क्या है, वहाँ पे रिजाइन का मतलब ये नहीं है कि आपने रेजिग्नेशन दे दिया। रिजाइन का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स टूट जाना। रिजाइन का मतलब क्या हो जाता है, टूट जाना। ऐसे ही प्राइड का मतलब अगर हम बात करें तो प्राइड का मतलब घमंड नहीं है, प्राइड का मतलब है फक्र करना, ठीक है, फक्र। दैट इज एक्सप्रेस का मतलब हम सबको पता है, क्विट का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना। लव का मतलब हम सबको पता है। रिकनसाइल का मतलब होता है स्टूडेंट्स शांत करना, रिकनसाइल का मतलब होता है शांत करना। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है समर्पित करना, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है समर्पित करना। एप्रिशिएट का मतलब हम सबको पता है तारीफ करना। कुछ और वर्ब्स भी हो सकते हैं जैसे कि सेक्रीफाइस, बिलीव, हेट एक्सेट्रा। सेक्रीफाइस, बिलीव, हेट एक्सेट्रा, आई थिंक ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि इनके बाद हम किस तरीके से जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं I absent myself from going there, ठीक है। दैट मीन्स कि मैं क्या कह रही हूँ कि वहां जाने से मैं खुद को बचा कर रखती हूँ। दैट मीन्स कि ये नहीं है कि वहां मैं अनुपस्थित हो जाऊं, अनुपस्थित सेंस नहीं आ रही हमारे पास एब्सेंट की। इसका मतलब क्या आ रहा है कि वहां जाने से मैं खुद को बचा कर रखती हूँ, दैट मीन्स कि मैं एब्सेंट रहती हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए हमने एब्सेंट के बाद क्या यूज कर लिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मीनिंग जो है हमें पूरा आ रहा है और पूरा मीनिंग आ रहा है, तो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि आई अवेल माई सेल्फ ऑफ, अवेल के बाद फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ यूज होती है, प्रीपोजिशंस में पढ़ेंगे हम लोग। तो आई अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे अवेल का मतलब क्या है कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं लायक हूँ, इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं लायक हूँ। तो आई अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने अप्लाई लिखा था, तो अगर मैं बोलूँ आई अप्लाई माई सेल्फ टू स्टडीज, या फिर शी लिख लो, कुछ और सब्जेक्ट लिख लो, शी अप्लाइज, क्योंकि शी के साथ हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाना पड़ेगा। तो शी अप्लाइज हर सेल्फ टू स्टडीज। दैट मीन्स उसने किसको समर्पित कर दिया, खुद को किसको समर्पित कर दिया, किसमें जुट गई, वो स्टडीज में जुट गई, समर्पित नहीं सॉरी, जुट जाना। अप्लाई का मतलब क्या पढ़ा था हमने, जुट जाना। तो वो किस में जुट गई है, पढ़ाई में जुट गई है, उसने खुद को किस में जुटा लिया है, पढ़ाई करने में जुटा लिया है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि डोंट हर्ट योरसेल्फ, खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। डोंट हर्ट योरसेल्फ, ठीक है। तो खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। तो दैट मीन्स कि हर्ट के बाद हम क्या लगा सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स किसी भी सेंटेंस का, किसी भी चीज का आपको रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि उसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हो या नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हो या नहीं। तो किसी भी वर्ब से आप सेंटेंस बना के देखो, अगर सेंटेंस बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पूरा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम वहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट किसको यूज कर लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम यूज कर लेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन वर्सेज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, एम्फेटिक प्रोनाउन वर्सेज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये रब कर दूं, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन वर्सेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
नेक्स्ट इसी में बनाइए हेडिंग एम्फेटिक प्रोनाउन वर्सेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन वर्सेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि ये एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम एम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस में ना भी लिखे एम्फेटिक प्रोनाउन को, तो भी हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट बनता है, कोई भी सेंटेंस पे इफेक्ट नहीं आता। क्योंकि एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो इंटेंसिफाई करने के लिए यूज होते हैं, जो सिर्फ जोर देकर बात को कहने के लिए यूज होते हैं, तो वो हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमने क्या देखा कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। तो दैट मीन्स कि अगर हमें इसकी जरूरत है तो हमें इसको लगाना ही पड़ेगा, ये हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो आपके एक्स्ट्रा होते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो इनके अगर मैं किसकी बात करूं, इनकी प्लेसेस की बात करूं कि ये कहाँ पे यूज हो सकते हैं, तो स्टूडेंट्स हमने एम्फेटिक प्रोनाउन के लिए क्या पढ़ा था कि ये या तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद लिखे जाएंगे, या फिर जहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो गया, पूरा सेंटेंस खत्म हो गया, वहाँ पे एट द एंड ऑफ सेंटेंस लिखे जाएंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन की दो पोजीशंस होती हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर पोजीशंस की मैं बात करूं तो ये या तो वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, दैट मीन्स वर्ब को अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कर लेते हैं, और या फिर हम प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिखते हैं। दोनों ही जगह ये काम किसका करता है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट का काम करता है। दोनों ही जगह किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। तो या तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है या फिर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। यही इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सबसे मेन डिफरेंस है। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखने जा रही हूँ, आपको सिर्फ ये बताना है कि उस सेंटेंस में जो पर्टिकुलर वर्ड लिखा गया है वो एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए कर दो इसको रब, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, तो इसके बाद कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ, आपको सिर्फ ये बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन है। लिखिए सबसे पहले, अगर मैं बोलूँ ही हिमसेल्फ डज दिस वर्क, ही हिमसेल्फ डज दिस वर्क। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि आई माई सेल्फ गो देयर, आई माई सेल्फ गो देयर, मैं खुद जो है वो वहाँ जाती हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि शी हर्ट हरसेल्फ, उसने जो है वो खुद को नुकसान पहुंचा लिया, शी हर्ट हरसेल्फ। नेक्स्ट लिखिए, आई विल गिफ्ट अ न्यू पेन टू माई सेल्फ। माई सेल्फ के बारे में बताना है आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट लिखिए, ही हिमसेल्फ इज रोहन, वह खुद ही रोहन है। जैसे कहते हैं ना कि यार मुझे रोहन से मिलना है, ऐसे बोलते हैं कि मुझे रोहन से मिलना है, तो क्या कहते हैं? मैं खुद ही रोहन हूँ, मैं ही रोहन हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो दैट मीन्स कि अगर किसी को नहीं पता कि रोहन कौन है और आप रोहन से ही कह रहे हो कि मुझे रोहन से मिलना है, तो वो क्या कहेगा? मैं खुद ही रोहन हूँ। तो इन सेंटेंसेस में मुझे बताइए स्टूडेंट, जो मैंने आपको ये प्रोनाउन लिखे हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है? तो सबसे पहले सेंटेंस की अगर बात करें, ही हिमसेल्फ डज दिस वर्क, सबसे सिंपल चीज है पहचानने की। एक बार जो आपको प्रोनाउन अंडरलाइन करके दिया है उसको हटा दो। अगर हटने से भी सेंटेंस का मीनिंग जो है वो पूरा बन रहा है, दैट मीन्स कि वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। और अगर उसको हटाने से सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो पहले सेंटेंस की अगर बात करें तो ही हिमसेल्फ डज दिस वर्क, तो हिमसेल्फ को अगर मैं सेंटेंस में से हटा दूं तो सेंटेंस पूरा है, ही डज दिस वर्क, वो इस काम को करता है। तो दैट मीन्स कि ये एक्स्ट्रा वर्ड है, और एक्स्ट्रा वर्ड है, हमने अभी अभी पढ़ा कि एक्स्ट्रा वर्ड क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। एक्स्ट्रा वर्ड क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई माई सेल्फ गो देयर, माई सेल्फ को हटा दो सेंटेंस से, आई गो देयर, मैं वहां जाती हूँ। तो दैट मीन्स कि ये एक्स्ट्रा वर्ड है, और एक्स्ट्रा वर्ड है तो ये आपका क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये आपका क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट की अगर बात करें, शी हर्ट हरसेल्फ, अब हरसेल्फ को हटा दो, शी हर्ट, हम कह रहे हैं उसने नुकसान पहुंचाया, तो हम बात कर रहे हैं भाई किसको नुकसान पहुंचाया, हम इधर उधर देख रहे हैं किसको नुकसान पहुंचाया, दैट मीन्स उसने खुद को नुकसान पहुंचाया।
तो अगर यहाँ से मैं हरसेल्फ को हटा दूँ तो मेरे सेंटेंस का मीनिंग जो है वो पूरा नहीं निकलेगा, और पूरा नहीं निकलेगा तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हरसेल्फ है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पे हरसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, आई विल गिफ्ट अ न्यू पेन टू माई सेल्फ। माई सेल्फ को हटा दो सेंटेंस में से, आई विल गिफ्ट अ न्यू पेन टू, तो मुझे बताना पड़ेगा भाई किसको गिफ्ट कर रही हूँ मैं, और मैं खुद को गिफ्ट कर रही हूँ, तो दैट मीन्स इसकी मुझे जरूरत है और इसकी मुझे जरूरत है, तो ये आपका क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। ये आपका क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हिमसेल्फ इज रोहन। तो अगर मैं हिमसेल्फ को हटा दूं तो क्या सेंटेंस पूरा बन रहा है, बिल्कुल, ही इज रोहन सेंटेंस हमारा पूरा बन रहा है। तो ये एक्स्ट्रा वर्ड है, और ये अगर एक्स्ट्रा वर्ड है तो ये आपका क्या कहलाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली कि हम सेंटेंस में सेल्फ या सेल्स वाले वर्ड्स को एम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। कुछ चीज नोट बना के लिखेंगे, कुछ चीज नोट बनाकर लिखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट एक नोट बनाएंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज और नोट बना के लिखेंगे, उसके बाद मैंने आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नहीं छोड़ा है जो आपके एग्जाम में आ सकता है और मैंने आपको ना कराया हो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स करा दिए हैं। एक लास्ट नोट बनाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। ठीक है, और वो नोट क्या है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हम अभी तक क्या यूज करते आ रहे हैं कि एक चीज हमारे पास रियल है और उसी का हम क्या यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन यूज कर रहे हैं। उसी का क्या यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन यूज कर रहे हैं। अब ध्यान दो, नेक्स्ट चीज मैं क्या बता रही हूँ, रियल है, उसके बाद हमारे पास कोई और सेंटेंस में अनदर पर्सन, कोई और पर्सन की बात हो रही है, किसी और पर्सन की बात हो रही है, तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस पर्सन के बाद जो रिफ्लेक्शन लिखा जाएगा वो इस अनदर पर्सन का रिफ्लेक्शन लिखा जाएगा, वो इस अनदर पर्सन का रिफ्लेक्शन लिखा जाएगा सेंटेंस में इसके बाद। ऐसा मत कर देना कि रियल का रिफ्लेक्शन आप अनदर पर्सन के बाद लिख रहे हो, नहीं। तो अगर मुझे इस रियल का भी दिखाना है रिफ्लेक्शन, तो हम इसका रिफ्लेक्शन नहीं लिखेंगे कभी भी, इसके हम रियल चीज ही लिखेंगे। इसका हम क्या लिखेंगे, रियल चीज ही लिखेंगे। तो रिफ्लेक्शन सिर्फ उसका लिखा जाएगा स्टूडेंट्स जो कि अनदर पर्सन आ रहा है, उसके जस्ट बाद उसी का रिफ्लेक्शन लिखा जाएगा जो आपके पास अनदर पर्सन आ रहा है। तो अगर पहले से किसी एक पर्सन की बात हो रही है रियल की, तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं लिखा जाएगा सेंटेंस में कभी भी, उसकी जो है रियल सिचुएशन ही लिखी जाएगी। रियल सिचुएशन कहने का मतलब क्या है कि अगर लास्ट में यूज हो रहा है, मान लो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो हम उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख देंगे, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन हम नहीं लिखेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे सेंटेंस में क्या कहना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि आई वॉन्ट टू पे फॉर माई सेल्फ या फिर मी, आई वॉन्ट टू पे फॉर माई सेल्फ या फिर मी। ठीक है, कि दोनों में से क्या यहाँ पे यूज होना चाहिए। सेंटेंस को पढ़ो स्टूडेंट्स, एक तो पर्सन हमें ये दिख रहा है, एक पर्सन तो हमें ये दिख रहा है, क्या इसके अलावा किसी और पर्सन के सेंटेंस में बात हो रही है, नहीं, किसी और पर्सन के सेंटेंस में बात नहीं हो रही, किसी और की बात नहीं हो रही, तो उस रियल का ही हम क्या यूज कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन। और प्रीपोजिशन दिख रहा है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे हमें रियल नहीं, हमें इस रियल का रिफ्लेक्शन ही दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आए कि मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख दूंगी, दोनों जगह मुझे रियल की जरूरत नहीं है। एक जगह रियल आ गया तो दूसरी जगह मुझे उसका क्या दिखाना है, रिफ्लेक्शन दिखाना है, जब बीच में किसी भी और पर्सन की बात नहीं हो रही है। बात समझ में आई? कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछेंगे जरूर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सीजीएल वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। बैंक के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही थी, तो हमने उसका क्या यूज कर लिया, रिफ्लेक्शन यूज कर लिया। उसकी रियल सिचुएशन को हम यूज नहीं करेंगे एज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्लियर है? क्योंकि रियल तो ये खुद ही है, तो हमें वापस से वहां पे क्या लगाने की जरूरत नहीं है, रियल फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स उसका ऑब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। एक सेंटेंस और लिखिए, अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एक सेंटेंस और लिखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं कह रही हूँ आई वॉन्ट हिम टू पे फॉर माई सेल्फ या फिर मी, आई वॉन्ट हिम टू पे फॉर माई सेल्फ या फिर मी। अब इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, मैं चाहती हूं कि, आई वॉन्ट हिम, मैं चाहती हूं कि वो मेरे लिए पे करे। मैं खुद पे नहीं कर रही मेरे लिए, मैं चाहती हूं कि वो मेरे लिए पे करे। ठीक है, दैट मीन्स कि एक पर्सन तो ये आ गया हमारे पास जो रियल है,
एक दूसरा पर्सन मेरे पास कौन आ गया, हिम। बेशक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो लेकिन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रियल फॉर्म ही तो होती है, ठीक है। तो एक अनदर पर्सन की यहाँ पे बात हो गई, हमारे पास एक और पर्सन आ गया। तो अभी हमने सीखा कि अनदर पर्सन के बाद जो रिफ्लेक्शन लिखा जाएगा वो किसका लिखा जाएगा, रिफ्लेक्शन जो लिखा जाएगा वो किसका लिखा जाएगा, अनदर पर्सन का। तो अनदर पर्सन का रिफ्लेक्शन लिखना था, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अनदर पर्सन का रिफ्लेक्शन आना चाहिए था, लेकिन अनदर पर्सन का रिफ्लेक्शन की तो मेरे पास सेंस ही नहीं है सेंटेंस में, क्योंकि मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए पे करे, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए पे करे। तो इसका हिमसेल्फ लिखने का तो मतलब ही नहीं है कि भाई वो खुद के लिए पे करे, वो भी सेंटेंस में आपको बताऊंगी कैसे। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ये मेरे लिए पे करे, तो इसका रिफ्लेक्शन तो कहीं पे यूज ही नहीं हो रहा। तो जब मुझे रियल का ही रिफ्लेक्शन यूज करना है और बीच में एक अनदर पर्सन आ रहा है, तो हम उसका रिफ्लेक्शन यूज नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे मी को ही यूज करना पड़ेगा, तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को ही मुझे यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि रियल फॉर्म को ही मैं यहाँ पे यूज करूंगी, क्योंकि बीच में हमारे पास एक पर्सन और आ गया है, काम करने वाला वो है, ना कि हम डायरेक्टली खुद के लिए कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब अनदर पर्सन के बीच में बात हो जाए और हमें अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है, तो हम उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, कभी भी हमारे जो रियल सब्जेक्ट था हमारा उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और लिख रही हूं, मुझे बताना वहां पे क्या आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आई वॉन्ट यू टू पे फॉर योर सेल्फ, टू पे फॉर योर सेल्फ, या फिर यू, मैं चाहती हूं कि तुम तुम्हारे लिए पे करो, मैं चाहती हूं कि तुम तुम्हारे लिए पे करो। एक पर्सन ये आ गया, दैट इज रियल। उसके बाद एक और पर्सन आ गया मेरे पास, अनदर पर्सन, दैट इज यू। अब मुझे बताओ कि ये इसको किसके लिए पे करना है, इसको अपने लिए, खुद के लिए ही पे करना है। तो इस अनदर पर्सन का मैं क्या यूज करूंगी, रिफ्लेक्शन। अब इस अनदर पर्सन का मैं रिफ्लेक्शन यूज करूंगी, इसका मैं रियल सिचुएशन को यूज नहीं करूंगी। क्लियर है। नीचे वाले सेंटेंस में क्या हो रहा था, इसके लिए पे कर रहा था ये इंसान, दैट मीन इसके लिए ये काम कर रहा था। तो इसके बाद अगर मैं रिफ्लेक्शन लगा सकती थी तो वो इसी का रिफ्लेक्शन लगा सकती थी, लेकिन इसकी कोई सेंस नहीं थी, तो मुझे इसके लिए पे करना था, तो मैंने इसके रियल सिचुएशन को ही यूज किया, चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्यों ना हो। ऊपर वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, तो मैं कह रही हूं मैं चाहती हूं कि तुम तुम्हारे लिए पे करो, दैट मीन्स ये अपने लिए ही काम कर रहा होगा, ये अपने लिए ही काम कर रहा होगा। तो दैट मीन्स अनदर पर्सन का मैं आगे अगर मुझे जरूरत है इसी का कुछ यूज करने की, तो मैं इसी का रिफ्लेक्शन यूज करूंगी। तो अनदर पर्सन के बाद इस अनदर पर्सन का ही रिफ्लेक्शन लिखा जाएगा, ना ही इसका रिफ्लेक्शन लिखा जा सकता है, ना ही किसी और का। तो अनदर पर्सन के बाद अगर मुझे रिफ्लेक्शन की जरूरत है, तो वो इस अनदर पर्सन की रिफ्लेक्शन आएगी, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आ सकती। ये यही सिचुएशन है, अगर मैं इस रियल को हटा दूं तो यही पर्सन रियल बन जाएगा, तो इसका हम रिफ्लेक्शन ही लिखेंगे। बस ध्यान रखने वाली क्या चीज है कि ये अनदर पर्सन जो है वो अगर इस रियल के लिए काम कर रहा हो, तो लास्ट में हम उसकी रियल सिचुएशन ही लिखेंगे, उसका रिफ्लेक्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक बार इस नोट को पढ़ोगे तो आपको खुद में खुद जो है वो चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत ही छोटा सा प्रोनाउन है, तो मैं इसी में करा रही हूँ आपको आगे। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है, छोटा सा ही टॉपिक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन की। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, क्या बोल दिया मैंने, रिलेटिव प्रोनाउन? नो, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं स्टूडेंट्स, सॉरी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन तो बहुत बड़ा प्रोनाउन है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन को स्टार्ट करेंगे। अभी हेडिंग बनाइए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि देखो कभी कभार क्या होता है कि ना किसी फ्रेंड ने हमारी हेल्प कर दी, ठीक है, उसने हमारी बहुत हेल्प की, तो हम क्या कहते हैं कि यार तुझे कभी हमारी ज़रूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, मैं भी तेरे लिए जो है मैं भी तेरी हेल्प करूँगा, जिस दिन भी तुझे ज़रूरत पड़े मुझे बता देना। दैट मीन्स कि उसने आपकी मदद की, तो आपने भी उसको क्या बोला कि भाई मैं भी आपकी मदद करूँगा। उसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेट करना। दैट इज एक दूसरे के लिए कोई काम करना, तो दैट इज रेसिप्रोकेट। तो वही होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जब हम बात करते हैं एक दूसरे के लिए। तो रेसिप्रोकल की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं आपके पास।
और वो दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ईच अदर या फिर वन अनदर। ईच अदर या फिर वन अनदर, यही दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। तो दैट मीन्स कि एक दूसरे की मदद करना क्या कहलाता है? रेसिप्रोकेट करना कहलाता है, रेसिप्रोकेट कहलाता है। क्लियर है? तो ईच अदर की मैं बात करूं अगर, तो ईच अदर यूज होता है स्टूडेंट्स टू एट अ टाइम। एक बार में अगर हम दो की ही बात कर रहे हैं, एक बार में अगर हम दो की ही बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? ईच अदर। और अगर बात हो रही है मोर देन टू की, दो से ज्यादा की, दो से ज्यादा की, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? वन अनदर को यूज करेंगे। ठीक है? ये टू एट ए टाइम का मतलब ये जो दो हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ये दो कोई ग्रुप्स भी हो सकते हैं किसी भी चीज के लिए। ठीक है? दो इंडिविजुअल, दो ही पर्सन हो सकते हैं, दो ही थिंग्स हो सकते हैं, दो ही चीजें भी हो सकती हैं, और दो ग्रुप्स भी हो सकते हैं कि मान लो एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, तो दो ग्रुप्स की भी अगर हम बात कर रहे हैं तब भी ईच अदर ही यूज होगा। तो जब बात कर रहे हैं हम दो की एक बार में तो ईच अदर यूज होगा, और दो से ज्यादा की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे? वन अनदर को यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए सेंटेंस लिख रही हूं, लिखिए राम एंड श्याम, राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर या फिर वन अनदर। आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है सेंटेंस में कि बात दो की हो रही है या दो से ज्यादा की हो रही है। राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर या फिर वन अनदर। एक और सेंटेंस लिखिए, ऑल द गर्ल्स हेल्प्ड, all the girls helped each other या फिर one another, each other या फिर one another, all the girls helped each other या फिर one another। तो सबसे पहले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। राम एंड श्याम, कितने यूनिट्स दिख रहे हैं आपको? कितने लोग दिख रहे हैं? दो। और दो की बात हो रही है एक समय पे, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी? ईच अदर को यूज करूंगी, वन अनदर को यूज नहीं करूंगी। क्लियर है? चलिए नीचे वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, ऑल द गर्ल्स हेल्प्ड ईच अदर, यहां से एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि ये जो ऑल वर्ड होता है ना, ये हमेशा ही मोर देन टू के लिए यूज होता है। ये ऑल वर्ड जो है वो हमेशा ही कितने के लिए यूज होता है? मोर देन टू के लिए यूज होता है। दैट मीन्स या तो मैं बोल दूं मोर देन टू के लिए, या फिर मैं बोलूं थ्री और मोर, तीन या तीन से ज्यादा के लिए यूज होता है, या फिर मैं बोलूं दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। और अगर ऑल वर्ड दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे दो की बात तो नहीं हो रही, यहाँ पे दो से ज्यादा की ही बात हो रही है, और दो से ज्यादा की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? वन अनदर को फिल करेंगे। यहाँ पे क्या फिल करेंगे? वन अनदर को फिल करेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए, तो अगर मैं एक सेंटेंस और लिखूं आपके पास यहाँ पे, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, आप दोबारा लिख लेना। अगर मैं बोलूं बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड ईच अदर या फिर वन अनदर, बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड ईच अदर या फिर वन अनदर, बिल्कुल बोथ का मतलब होता है दो, दो के लिए यूज होता है और दो के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे ईच अदर फिल होगा, वन अनदर फिल नहीं होगा। ईच अदर फिल होगा, वन अनदर फिल नहीं होगा। क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये है आपका सिंपल रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यहाँ पे दो से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना भी नंबर आपको गिवन हो तो वन अनदर कर देंगे। जब तक बात दो की हो रही है तो हम क्या लगा देंगे? ईच अदर लगा देंगे। बिल्कुल ही सिंपल सा आपका प्रोनाउन था, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब थोड़ा सा देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन वर्सेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन वर्सेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वर्सेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दैट मीन्स कि वहां पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है सेंटेंस में, या फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि राम एंड श्याम सो डैश इन द मिरर, सो डैश इन द मिरर। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास ईच अदर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास वन अनदर, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास देमसेल्स। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? देमसेल्स। तो मुझे बताइए एक बार, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना कि यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे? वन अनदर, ईच अदर या फिर देमसेल्स। तो स्टूडेंट्स अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूं, राम एंड श्याम सो डैश इन द मिरर, तो वन अनदर तो पहले ही कट जाता है, क्योंकि मैं बात कितने की कर रही हूं?
2 की कर रही हूँ। बात कितने की कर रही हूँ? 2 की कर रही हूँ। ठीक है, तो वन अनदर तो कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया? ईच अदर एंड देमसेल्व्स। अब हमारे दिमाग में ये आता है 2 की बात हो रही है तो ईच अदर को यहाँ पे टिक कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कहानी क्या बनाते हैं? खुद से। हमें, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि खुद से कहानी कुछ भी नहीं बनानी है, हमें खुद से कहानी कुछ भी नहीं बनानी है। मान लो ये राम खड़ा है और ये कौन खड़ा है? श्याम खड़ा है। अब हम कहानी खुद से क्या बनाते हैं? हम कहानी खुद से ये बनाते हैं कि मिरर में हो सकता है इसने इसको देखा हो सकता है इसने इसको देखा हो, तो एक दूसरे को मिरर में देखा। और जैसा ही मीनिंग आया एक दूसरे को मिरर में देखा, तो एक दूसरे का मीनिंग तो किससे आता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन से आता है। एक दूसरे का मीनिंग रेसिप्रोकल प्रोनाउन से आता है तो हम किसको टिक कर देते हैं स्टूडेंट्स? ईच अदर को टिक कर देते हैं, और हम खुशी खुशी एग्जाम से बाहर भी आ जाते हैं। पेपर बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब आंसर की आती है तो उसका आंसर हमें मिलता है सी, दैट इज देमसेल्व्स। ठीक है, फिर हम सोच में पड़ जाते हैं ऐसा क्यों? मुझे बताओ स्टूडेंट्स, आगे सेंटेंस में क्या लिखा गया है? इन द मिरर। अब उन्होंने एक दूसरे को मिरर में देखा, बेशक एक दूसरे को उन्होंने मिरर में देखा, लेकिन मुझे बताओ, चाहे ये खुद को देख रहा हो, चाहे ये खुद को देख रहा हो, चाहे ये इस नीचे वाले को देख रहा हो, चाहे राम खुद को देख रहा हो, चाहे राम शाम को देख रहा हो, चाहे शाम खुद को देख रहा हो, चाहे शाम राम को देख रहा हो, लेकिन मुझे बताओ कि क्या ये एक दूसरे को रियल देख रहे हैं या एक दूसरे का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं? तो मिरर में चाहे ये खुद को देखें, चाहे ये एक दूसरे को देखें, देखेंगे क्या? हमेशा हमेशा देखेंगे रिफ्लेक्शन ही। और अगर हमेशा देखेंगे रिफ्लेक्शन ही, तो ईच अदर तो रियल को दिखाता है, रिफ्लेक्शन को कौन दिखाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखाता है। तो यहाँ पे हमें क्या फिल करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करना पड़ेगा। अगर मैं आगे इन द मिरर ना लिखती तो राम एंड श्याम सो ईच अदर, एक दूसरे को देखा। मान लो आमने सामने खड़े, उसने उसको देखा, उसने उसको देखा, बात खत्म हो गई। लेकिन आगे ऐड क्या कर दिया? इन द मिरर। तो मिरर में चाहे वो एक दूसरे को देखे चाहे खुद को देखें, देखेंगे क्या? हमेशा ही रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन हमेशा वर्चुअल होता है, कभी भी रियल नहीं होता है। और ईच अदर, वन अनदर रियल के लिए यूज होते हैं, कभी भी रिफ्लेक्शन के लिए यूज नहीं होते। तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ना कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। क्लियर सभी को? तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने यहाँ पे आपके कंसीडर किया है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही छोटा सा प्रोनाउन है, लेकिन क्वेश्चन हमें सोच समझ के सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को। ठीक है, तो इतना रिवाइज करके रखिए, इतना पढ़ के रखिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट उठा सकें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।